हेलो एवरीवन। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का हमारा सिलेबस चल रहा है, जिसमें भौतिक प्रदेश जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इसकी कुछ वीडियो पहले आ चुकी है। क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। वीडियो इसकी कुछ ज़्यादा बन जाएगी, लेकिन मैं कोशिश ही ये करूँगी कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इसका सिलेबस कवर हो जाए। तो ये भौतिक प्रदेश की ही अगला पार्ट है, जिसमें हम प्रायद्वीपीय पठार को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो प्रायद्वीपीय पठार है वो उठा हुआ समतल भूभाग, इसको मानते। पठार क्या होता है? उठा हुआ समतल भूभाग होता है पठार। तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप को, और सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार। ठीक है। सबसे बड़ा कि में अरब, और सबसे बड़ा और ऊंचा दोनों की बात आए तो तिब्बत का पठार रहेगा। भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम भूखंड माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार वो गोंडवाना लैंड का भाग है। प्राचीनतम भूखंड है गोंडवाना लैंड। ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, और ये जो प्रायद्वीपीय पठार अकेला 16 लाख वर्ग किलोमीटर है और 48% ये हिस्सा रखता है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ढाल की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। ढाल इनके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ढाल याद रखना। प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। इसका पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल देखने को मिलता है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भाग में बांटती है। कौन कौन से दो भाग है? मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, दो भाग में बांट रही है। तो और 22 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको दो भाग में बांट रही है। उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार के भाग दो है। मध्यवर्ती पहाड़ियां और कुछ पठार देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार और दक्कन का पठार। इनको अभी हम मैप में अच्छे से देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल से देखते हैं। जैसे मध्यवर्ती यहाँ पर कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती है, जैसे अरावली, गिर पहाड़ी हो गई, ये पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट, और ये क्या हो गया? पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच कौन सी होगी? नीलगिरी पहाड़ी। और नीचे कौन सा हो गया? दक्षिणी घाट। इसके अलावा यहाँ पर गारो खासी जयंती का पहाड़ी जो शिलोंग पठार का निर्माण कर रही थी, वो हम पहले देख चुके हैं। तो ये पहाड़ियाँ यहाँ पर मध्यवर्ती कुछ पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके उत्तर में रायसीना पहाड़ी है, दिल्ली रेंज या रायसीना पहाड़ी है। इसके पश्चिम में कौन सी है? गिर पहाड़ियाँ जो गुजरात में है। इस प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी भाग में है वो राजमहल पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जो झारखंड में। और इसके दक्षिण में कार्डामम हिल्स या इलायची की पहाड़ी देखने को मिलेगी, जो कहाँ पर है? केरल में। तो इन पहाड़ियों के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी हो जाएगी, प्री कैम्ब्रियन काल में हो जाएगा इसका, और ये अपशिष्ट श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। अरावली जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिल्ली से और ये पालनपुर गुजरात तक है। पालनपुर या ऐसे बोल सकते हैं, पालनपुर गुजरात से ये कहाँ पर तक है? दिल्ली की रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। ठीक है। अरावली के बाद हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इस अरावली और ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी ये सासाराम बिहार से, ये यहाँ पर सासाराम बिहार से, और ये जोबरहिल गुजरात तक यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी को और अरावली को अलग करने वाली बाउंड्री कौन सी है? ग्रेट बाउंड्री थर्स्ट, जीबीटी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी इस चीज को, कि अरावली को विंध्याचल से अलग करने वाली कौन सी है? जीबीटी है। ठीक है। और ये जो विंध्याचल है वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बटी हुई है, जैसे भांडेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी।
तो जो कैमूर की पहाड़ी पर एक ऊंची चोटी जिसका नाम है कालूनर चोटी, गुड़बिल चोटी या सद्भावना चोटी, ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कालूनर, गुड़बिल और सद्भावना। ठीक है, ये हो गई सासाराम बिहार से जोबर हिल गुजरात तक है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा हम डिटेल से और देखते हैं। तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ब्लॉक पर्वत श्रेणी मानी जाती है और विंध्याचल जो है वो उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य जल विभाजक का काम करती है। विस्तार गुजरात से बिहार के सासाराम तक हमने देख लिया है। जीबीटी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट अरावली को विंध्याचल से अलग करती है। अत्यधिक अपरदित होने के कारण यह पर्वत श्रृंखला छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है, जैसे जोबर हिल्स, भांडेर, कैमूर, पार्श्वनाथ इन पहाड़ियों में है। और भांडेर पर सबसे ऊंची चोटी है इसकी कालूनर चोटी, जिसको हम गुड़बिल चोटी या सद्भावना चोटी भी कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ये, यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो लाल बलुआ पत्थर है वो आगरा के लाल किला में और दिल्ली के लाल किला में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद विंध्याचल के बाद ये हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में विंध्याचल पढ़ी थी। विंध्याचल के जस्ट बाद में देखने को मिलती है सतपुड़ा। ये यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। सतपुड़ा जो है इसके मध्य से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है वो इन दोनों के विंध्याचल और सतपुड़ा के बिल्कुल मध्य से निकल रही है नर्मदा नदी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सतपुड़ा नदी ये भी छोटी छोटी पहाड़ियों में टूटी हुई है। कौन कौन, जैसे सतपुड़ा हो गई, राजपीपला हो गई, ग्वाली पहाड़ियाँ होगी, महादेव पहाड़ियाँ होगी, मैकाल होगी। तो ये यहाँ इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियों से है। तो ये सतपुड़ा भी कहाँ से, मैकाल रेंज जो है छत्तीसगढ़ वहाँ से, और गिर पहाड़ी गुजरात तक फैली हुई है। मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ से गिर पहाड़ी गुजरात तक ही फैली हुई है सतपुड़ा। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर ये विंध्याचल दिखाई हुई है। और यहाँ पर ये जो अमरकंटक है, ये अमरकंटक दिखा रखा है। यहाँ से अमरकंटक से यहाँ पर महानदी निकल रही है, यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है और यहाँ से ऊपर की साइड में सोन नदी जा रही है। तो ये अमरकंटक से ही निकल रही है। ठीक है, तो सतपुड़ा की बात करें, सतपुड़ा का निर्माण किससे हुआ है, भ्रंश के द्वारा हुआ है। ये भी कैसी एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। विस्तार हमने देख लिया, गुजरात में गिर पहाड़ी से छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित मैकाल रेंज तक है, ये हमने देख लिया अभी। अपरदित होने के कारण छोटी छोटी पहाड़ियों में पाई जाती है, बिल्कुल। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो गई धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, धूपगढ़ है सतपुड़ा की। ठीक है, और जो गुड़बिल चोटी पढ़ के आए थे हम, वो किसकी पढ़ के आए थे, विंध्याचल की। और सतपुड़ा की कौन सी है, धूपगढ़ है। एमपी का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। पहले ये धूपगढ़ हो गई और दूसरी कौन सी होगी, अमरकंटक हो गई मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि अचानक मार अमरकंटक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में है, तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है अचानक मार अमरकंटक। सतपुड़ा ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती नदियों में जल विभाजक का काम करती है। ये जो सतपुड़ा है इसके बाद में नीचे से कौन सी नदी है, यहाँ पर देखिए, ये जो सतपुड़ा ये सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ से कौन सी है, नर्मदा नदी निकल रही है और यहाँ से कौन सी है, ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती को ये अलग करने का भी कार्य कर रही है। अमरकंटक से यहाँ पर कौन सी नदी निकल रही है, नर्मदा नदी निकल रही है। इस नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है जबलपुर एमपी में, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर और एमपी में। इसके अलावा नर्मदा नदी पर ही कपिल धारा और सहस्त्र धारा देखने को मिलती है। अमरकंटक जो है अरियापुआ प्रतिरूप बनाता है। हमने वहां देखा था कि जो अमरकंटक है वहां से सोन नदी भी निकलती है, महानदी भी निकलती है, इंद्रावती भी नदी निकलती है और नर्मदा नदी भी निकलती है। तो इस तरीके से अरीह अफवाह तंत्र का निर्माण करता है। और जो नर्मदा नदी पर है गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है और एमपी में इस पर 4 बांध है, माहेश्वर मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर और बरगी बांध यहाँ पर बना हुआ है। कहाँ पर, एमपी में। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी घाट।
पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस मैप में आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? पश्चिमी घाट है। और ऊंचाई जो है इसकी उत्तर से लेके दक्षिण की ओर बढ़ती है। ये पश्चिमी घाट है, इसको सह्याद्री नाम दे दिया। इस पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश रेखा है जो इसको दो भाग में बांट रही है। ऊपर का जो भाग है उसको उत्तरी सह्याद्री नाम दे दिया, नीचे का जो भाग है उसको दक्षिणी सह्याद्री नाम दे दिया। ये जो दक्षिणी सह्याद्री ये पार्ट है इसका, ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। ऊपर का हो गया उत्तरी सह्याद्री और नीचे का हो गया दक्षिणी सह्याद्री हो गया। और जो उत्तरी सह्याद्री है उसकी जो उस पर दो चोटी देखने को मिलती है। कौन कौन सी? कलसूबाई और महाबलेश्वर। तो जो कलसूबाई है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी और महाबलेश्वर दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यहाँ से महाबलेश्वर से कृष्ण नदी निकलती है, ये निकल रही है। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? कृष्ण नदी महाबलेश्वर जो पर्वत चोटी है वहां से निकल रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र है महाबलेश्वर पर। उसके बाद दक्षिणी जो सह्याद्री है वहां पर दो चोटी कौन सी? कुंद्रेमुख और ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी से यहाँ से कावेरी नदी निकल रही है। यहाँ से महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकल रही थी, वहीं ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकल रही है, ठीक है। कुंद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो दक्षिणी घाट है वहां पर नीलगिरी पहाड़ी है। ये जो नीलगिरी पहाड़ी है वो इसको पश्चिमी घाट को इस पूर्वी घाट से अलग करने का काम करती है, नीलगिरी पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां और देखने को मिलती है जो दक्षिणी घाट का निर्माण करती है। कौन कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। चलिए अब इसको हम थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं। पश्चिमी घाट का निर्माण अरब सागर प्लेट के भ्रंश द्वारा हुआ है। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर भ्रंश कगार का निर्माण करता है। सह्याद्री इसको कहा जाता है। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी तक एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है। 16 डिग्री अक्षांश इसको दो भाग में बांट रही है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की दो चोटी हमने देख ली, कलसूबाई और महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकल रही है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री की चोटी देखी हमने कुंद्रेमुख और ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी, ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी। कुंद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में, जिसका अर्थ होता है घोड़े की मुखाकृति, ठीक है। कुंद्रेमुख और बाबा वुदनगिरी कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए है और कॉफी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कुंद्रेमुख और बाबा वुदनगिरी। दूसरी चोटी हो गई ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी जिससे कावेरी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट है वो अत्यधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद पश्चिमी घाट कंप्लीट हो गए। पश्चिमी घाट की जस्ट नीचे फिर आती नीलगिरी की पहाड़ियां। अत्यधिक जैव विविधता के कारण नीलगिरी पहाड़ियां भारत का सबसे पहला जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अत्यधिक जैव विविधता थी यहाँ पर, तो सबसे पहला जो जैव संरक्षित क्षेत्र है वो ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर नीलगिरी हम देख सकते हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। कर्नाटक यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट है, इस साइड पूर्वी घाट है। इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है ये नीलगिरी की पहाड़ियां, इन दोनों के मध्य कड़ी का कार्य कर रही है। और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। सबसे बड़ा हिस्सा इसका तमिलनाडु का ही है। और यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलती है दोदा बेटा। और यहाँ पर ऊटी एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु में ही। तमिलनाडु में टोडा जनजाति देखने को मिलेगी, ठीक है। केरल जो है मसालों का उत्पादन होता है। कर्नाटक में कॉफी उत्पादन होता है। कौन सी कॉफी? अरेबिका और रोबस्टा। यहाँ पर केरल में सदाबहार वर्षा वन है। जैव विविधता यहाँ पर, इसलिए इसको यहाँ पर शांत घाटी, साइलेंट वैली या मूक घाटी भी बोलते हैं, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है तमिलनाडु, केरल और फिर कर्नाटक। सबसे बड़ा विस्तार तमिलनाडु में, फिर केरल में और फिर कर्नाटक में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में भौगोलिक ग्रंथि का कार्य करती है। भौगोलिक ग्रंथि मतलब दो या अधिक पर्वत श्रेणियों को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी ऊंची चोटी हो जाएगी दोदा बेटा, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। दोदा बेटा जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी ऊंची चोटी है।
दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यहाँ पर ऊटी, और नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है ऊटी, और टोडा जनजाति भी तमिलनाडु में ही स्थित है। इसके आगे हम देखते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी पर केरल में सदाबहार वर्षा वन है। हम अभी कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको। अत्यधिक जैव विविधता संपन्न होने के कारण इसे साइलेंट वैली या शांत घाटी कहते हैं। कर्नाटक में कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफी है, और सर्वाधिक चंदन का जो वृक्ष है वो भी कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो इसको हम वापिस से थोड़ी और डिटेल में देखते हैं इसको मैप को। ये नीलगिरी पहाड़ी थी, अभी हमने नीलगिरी पहाड़ी को डिटेल से पढ़ लिया। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। दोदा बेटा इसकी ऊंची चोटी होगी, जो प्रायद्वीप भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। इसके बाद इसको पालघाट दर्रा ये यहाँ से अलग कर रहा है, और यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी और देखने को मिलती है। पालनी पहाड़ी की ऊंची चोटी होगी कोडाई कोनाल, तमिलनाडु में है ये कोडाई कोनाल पालनी पहाड़ी की। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी। और इलायची की पहाड़ी की ऊंची चोटी हो जाएगी अगस्तमलाई, और यहाँ से ताम्रवती नदी निकलती जो दक्षिणतम नदी है। इसके बाद आता है दक्षिणी घाट। अभी ये जो हम पढ़े हैं ये दक्षिणी घाट की ही पढ़े हैं सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो दक्षिणी घाट है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने अन्नामलाई की पहाड़ी पढ़ी, जो जिसकी ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, और ये दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार की और दक्षिण घाट पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। इलायची की पहाड़ी की बात करें अपन, सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ पर है? केरल में। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हो जाएगी। मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये। काली मिर्च, छोटी इलायची, कोची बंदरगाह, मसाला बंदरगाह अरब सागर की रानी है ये। इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्तमलाई, और अगस्तमलाई पहाड़ियों से ताम्रपर्णी नदी निकलती जो दक्षिणतम नदी है। और इसके अलावा एक है पालनी पहाड़ी जो तमिलनाडु में, और इसकी ऊंची चोटी हो जाएगी कोडाई कोनाल। ठीक है, ये सब हमने उसमें देख ही लिया था, अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। जो पर्वतीय मैदान हमने पढ़ा था उसके तो दर्रे हमने सब कुछ एक साथ देख लिया था कि भाई उत्तराखंड के कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश के कौन से हैं, सिक्किम का कौन से, ये दर्रा हमने सब कुछ पहले देख लिया था। अब इसमें ये जो दर्रा आता है वो पश्चिमी घाट के दर्रे आते हैं। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से होंगे? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोटा या सिनकैप घाट। ऊपर का थाल घाट और भोर घाट है वो महाराष्ट्र में है, और पाल घाट और सैनकोटा घाट कहाँ पर है? केरल में है। अच्छा, यहाँ पर मैप में इसमें दिखाया गया है महाराष्ट्र के दोनों घाट हो गए। थाल घाट ये यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन सा है? भोर घाट है। थाल घाट और भोर घाट दोनों ही यहाँ पर मुंबई को, थाल घाट तो मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है, और भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है। ठीक है, मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम थाल घाट कर रहा है, और मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम भोर घाट कर रहा है। उसके बाद आता है तीसरा पाल घाट जो केरल में है, जो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करता है। ये कोच्चि है, और ये कोयम्बटूर, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है? पाल घाट। और फिर लास्ट है अपना यहाँ पर सैनकोटा घाट, जो तिरुवनंतपुरम को किसे जोड़ रहा है? शिवकाशी से, तमिलनाडु में मदुरई शिवकाशी से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये सभी डिटेल वापिस से यहाँ पर लिख रखी है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोटा घाट, ये दोनों महाराष्ट्र में हो गए। पाल घाट और सैनकोटा घाट केरल में हो गया। थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है, और भोर घाट है मुंबई को पुणे से। पाल घाट है वो कोच्चि को कोयम्बटूर से, और सैनकोटा घाट तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से जोड़ने का कार्य कर रहा है। उसके बाद आता है पूर्वी घाट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण प्रायद्वीपीय नदियां इसे अपर्दित कर देती है। पूर्वी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है।
हमने पश्चिमी घाट को सीधे सीधी एक सतत में पढ़ा था, सतत पहाड़ी के रूप में पढ़ा था। वहीं पूर्वी घाट क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ कौन कौन सी होगी। देखिए अब यहाँ पर गडजात पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी या उदयगिरी की पहाड़ी, मलयगिरी, नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई, यहाँ पर ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। और ये नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से अलग कर रही थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखा रखा है कि ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं, जावेदी, सेवराय और पंचमलाई, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और ये जो 4 पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी जो 4 पहाड़ियाँ हैं, मलयगिरी, नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा, ये 4 घाटियाँ देखने को पहाड़ियाँ देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में। और एक ही छोटी पहाड़ी मिलती है सेबाचलम, जो तेलंगाना में, बायोस्फीयर रिजर्व है ये तेलंगाना में। और उड़ीसा में 2 है, महेंद्रगिरी, उदयगिरी और गडजात पहाड़ियाँ। जो मलयगिरी है वहाँ उसकी ऊंची चोटी है अरमाकोंडा या जिंदागड़ा, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, अरमाकोंडा या जिंदागड़ा। इसके बाद हम देखते हैं भारत के प्रमुख पठार। अच्छा, सबसे पहले आता है मेवाड़ का पठार। यहाँ पर देखिए ये है मेवाड़ का पठार। ठीक है, मेवाड़ का पठार कहाँ है, राजस्थान और एमपी में देखने मेवाड़ का पठार है। ये मेवाड़ का पठार की प्रसिद्ध नदी कौन सी है, बनास नदी। और ये अरावली को मालवा से अलग करने का काम करता है। उसके बाद आता है मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली को विंध्याचल से अलग करता है। और इसकी प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी। अरावली को विंध्याचल से अलग करता है मालवा का पठार। उसके बाद आता है ये बुंदेलखंड का पठार, यूपी एमपी में है बुंदेलखंड का पठार। इसका जो विस्तार है यूपी एमपी में देखने को मिलता है। और यहाँ पर चंबल नदी के द्वारा बीहड़ का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद आता है बघेलखंड का पठार, जिसका जो विस्तार है वो एमपी और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। फिर यहाँ हम नीचे देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार को 2 हिस्सों में बांट देती है। जिस ऊपरी भाग क्या कहलाता है, हजारीबाग, और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, रांची का पठार। ठीक है, हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है पारसनाथ हिल, जो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है पारसनाथ हिल। और यहाँ पर एक शिलोंग का पठार, जो गारो खासी जयंती का छोटी छोटी पहाड़ी है उनके द्वारा इसका निर्माण होता है, शिलोंग का पठार। और इसकी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, नोक्रेक। ये हम पहले भी देख चुके हैं इसको। अच्छा, उसके बाद आता है यहाँ पर दंडकारण्य का पठार। ये दंडकारण्य का पठार है। इसको इंद्रावती नदी, यहाँ से इंद्रावती नदी निकल रही है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात या मिनी नियाग्रा जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है दक्कन का पठार। देखिए जो दक्कन का पठार है वो यहाँ पर नीचे पूरा ये दक्कन का ही पठार है। दक्कन का पठार है ये दक्कन ट्रैक यानी महाराष्ट्र का पठार। और इधर आंध्रा का पठार और नीचे कर्नाटक के पठार में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये दक्कन का पठार 3 भागों में, महाराष्ट्र का पठार, आंध्रा का पठार और कर्नाटक के पठार में बटा हुआ है। जो महाराष्ट्र का जो पठार है दक्कन ट्रैक, वहाँ काली मिट्टी है जो कपास के लिए। और नदी कौन सी होगी यहाँ पर, गोदावरी नदी हो गई। दूसरी यहाँ पर हम देखते हैं कर्नाटक का पठार। यहाँ पर पहाड़ी कुंद्रेमुख और बाबा उदनगिरी पहाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर साइड में मलनाड का निर्माण कर देती है। और यहाँ पर नदी कौन सी होगी, कावेरी नदी और शरावती नदी। इसके अलावा हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्रा का जो पठार है उसको कृष्णा नदी 2 भाग में बांट देती है, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। चलिए अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत का प्रमुख पठार सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ का पठार, जो अरावली के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित राजस्थान और एमपी में है। अरावली को मालवा से अलग करती है और बनास नदी इसकी महत्वपूर्ण नदी है।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मालवा का पठार, जो अरावली को विंध्याचल से अलग करती है, यानी उनके मध्य पाई जाती है। और चंबल नदी इसकी प्रमुख नदी हो जाएगी। और यहाँ पर ये बीहड़ का निर्माण करती है चंबल नदी। ये यहाँ पर इसका विस्तार दिखाया हुआ है। बुंदेलखंड का पठार, इधर बघेलखंड का पठार, ग्वालियर का पठार और इधर हाड़ौती का पठार। उसके बाद आता है छोटा नागपुर का पठार। प्रमुख नदी हो जाएगी दामोदर नदी, जो इसको दो भाग में बांट रही है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार में। और यहाँ पर बिटुमिनस कोयला का भंडार है और इसको क्या कहा जाता है, रूहर घाटी कहा जाता है। दामोदर नदी इसको दो भाग में बांट रही है। और जो हजारीबाग का पठार है और रांची का पठार, हजारीबाग के पठार की ऊंची चोटी यहाँ पर देखने को मिलती पारसनाथ हिल, जो छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है और जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उसके बाद आता है रांची पठार की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी हो जाएगी, स्वर्ण रेखा नदी। और इस स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। छोटा नागपुर पठार में ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृति की द्वीप रूपीय स्थलाकृतियों को पाट भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, पाट भूमि। उसके बाद आता है दंडकारण्य का पठार, जिसका विस्तार देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ पठार है, खनिज संसाधन से संपन्न है। बस्तर जिले में टिन धातु के भंडार मिले हैं। यहीं पर इंद्रावती नदी है, तो छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात बनाती है, जिसे मिनी नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। इसके बाद आता है मेघालय का पठार, गारो, खासी, जयंती और मिकिर पहाड़ी से मिलकर बना है। प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। धारवाड़ समूह चट्टान के कारण धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जो गारो, खासी, जयंती का वो कीपनूमी पहाड़ी के कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। शिलोंग पठार की, ये जो गारो, खासी, जयंती का, मिकिर पहाड़ी, ये सब मिलकर ही शिलोंग पठार बनाती है। और इसकी ऊंची चोटी हो जाएगी नोकरेक। ये हम पहले भी देख चुके हैं इन पहाड़ियों को। अच्छा, लेटेराइट मृदा है यहाँ पर। और प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय की पठार में गैप पाया जाता है, जिसको कहा जाता है मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। दक्कन का पठार, जिसका निर्माण होता है दरारी ज्वालामुखी उद्गार से और बैसाल्टिक चट्टानों के विखंडन से। यह पठार काली मृदा से संपन्न पठार है। इसी दक्कन के पठार के अंतर्गत ही तीन क्षेत्र आ जाते हैं। महाराष्ट्र का पठार, जिसको दक्कन ट्रैप कहते हैं, आंध्रा का पठार और कर्नाटक का पठार। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में बैसाल्टिक चट्टान से निर्मित है, काली मिट्टी से संपन्न हो गया और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक है। ये सब हम मैप में अच्छे से देख लिया था, अब इनको थोड़ा देख लेते जल्दी से। प्रमुख नदी कौन सी है, गोदावरी नदी हो जाएगी। बालघाट, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ इसी पठार में पाई जाती है। इसके बाद आता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक पठार के पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं, मलनाड कहते हैं। सब कुछ हमने पहले देख लिया है, ये बस इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। कुंद्रेमुख और बाबा उदयनगिरी इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां हैं। और कृष्णा नदी यहाँ पर कृष्णा नदी नहीं आएगी, कावेरी नदी आएगी कर्नाटक में। कावेरी नदी कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर ये दिखाई जाए कावेरी नदी, इसको मेन है इसकी। उसके बाद है कर्नाटक पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली शरावती नदी, जोग, गैरसोपा, महात्मा गांधी जलप्रपात बनाती है। तो एक जलप्रपात ये आ गया, जोग, गैरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है। और कुंचिकाल जलप्रपात वराही नदी पर है, ठीक है। इनको याद रख लेना कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। उसके बाद लास्ट आंध्रा का पठार है, जिसको कृष्णा नदी दो भाग में बांट रही है, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। यहाँ पर एक कोल्लेरू झील है, जिसको डेल्टाई झील भी कहा जाता है। ये तेलंगाना पठार अधिक उपजाऊ है। तटीय भाग सीमांध्र क्षेत्र है। पुलिकट झील कैसी है, लैगून झील यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भारत का तटीय मैदान। यहाँ तक यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।